यह एक बेहद रोमांचक और गहराई से बुनी गई कहानी है जो साइंस फिक्शन, थ्रिलर और समाज के वर्ग संघर्ष की परतों को छूती है। इसमें बर्फ से जमी पृथ्वी, इंसानियत की अंतिम उम्मीद, स्नोपाइसर ट्रेन, उसमें मौजूद वर्ग विभाजन, विद्रोह, राजनीति और एक रहस्यमयी सीरियल किलर की गुत्थी शामिल है। यह कहानी उन दिनों की है जब विनाशकारी युद्धों के कारण पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था। बर्फ पिघलने लगी, इंसानों पर संकट आ पड़ा, पेड़ पौधे और जीव जंतु तेजी से समाप्त होने लगे। वैज्ञानिकों ने तापमान कम करने के लिए कुछ प्रयोग किए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके, लेकिन इस प्रयास से पृथ्वी बर्फ के गोले में परिवर्तित हो गई। विल्फर्ड नामक एक व्यक्ति को पहले से ही इस स्थिति का अनुमान था। इसी दिन के लिए उसने एक विशेष ट्रेन का निर्माण किया था जिसका नाम था स्नोपाइसर। यह 1001 डिब्बों की लंबी ट्रेन है। जब मानवता समाप्ति के कगार पर थी, तब जिनके पास अपार धन था उन्हें बिलफर्ड की ट्रेन की टिकट मिल गई, लेकिन आम लोगों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके पास बचने का और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने ट्रेन पर धावा बोल दिया। कई बिना टिकट वाले लोग ट्रेन में चढ़ने में सफल हुए, जबकि हजारों मारे गए। देखते ही देखते ट्रेन चल पड़ी, जो बिना रुके पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती रहेगी, क्योंकि यदि रुकी तो ठंड के कारण इंजन आदि सब कुछ जम जाएंगे और पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। ये एंड्रोलेटिन है जो अब ट्रेन में आगे की बोगियों में जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि खाने पीने की सारी सुविधाएं आगे की बोगियों में हैं। उन्हें अंदर घुसने से रोकने के लिए कमांडर ग्रे तैनात हैं। फिलहाल वे बिना टिकट घुसने वालों को पीछे की बोगियों में बंद करने में सफल हुए हैं, लेकिन यह तो विद्रोह की केवल शुरुआत भर है जो अगले स्तर तक जाने वाली है। यह है इस ट्रेन की आवाज मेलेनी केविल, जो प्रतिदिन की तरह सभी यात्रियों को सूचित कर रही है। आज हिमवाहक स्नोपाइसर को चलते हुए 6 वर्ष 9 महीने और 26 दिन हो चुके हैं। बाहरी दुनिया का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिसका अर्थ है कि इस बर्फीली तबाही में सिर्फ वही लोग बचे हैं जिन्होंने हिमवाहक पर विश्वास किया था। श्री विल्फर्ड ने उन यात्रियों पर भी दया दिखाई जो बिना टिकट ट्रेन की पिछली बोगियों में जबरन घुस आए थे। इन्हें पिछलग्गू कहा जाता है। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे इन्हें भोजन दिया जाता है। पहले इन्हें भरपूर राशन मिलता था, लेकिन अब वह आधा कर दिया गया है। पिछलग्गू गुस्से में हैं, परंतु उनके साथ केवल मारपीट और अत्याचार किया जाता है। जैसे जैसे संसाधन कम होते जा रहे हैं, इसका सबसे अधिक प्रभाव पिछलग्गुओं पर पड़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो वे भूख से मर जाएंगे। ये तो स्पष्ट है कि संसाधन समाप्त होने की स्थिति में पहले पिछलग्गू समाप्त होंगे, फिर तीसरी श्रेणी के यात्री, उसके बाद दूसरी श्रेणी के, और अंत में वे अमीर लोग जिन्होंने इस ट्रेन के निर्माण में विल्फर्ड इंडस्ट्रीज पर निवेश किया था। यदि जीवित रहना है तो जल्द ही कोई समाधान निकालना होगा। सत्ता परिवर्तन ही अंतिम उपाय है। एक बार फिर पूरी शक्ति के साथ विद्रोह करना ही होगा। लेटिन इसी योजना में जुटा हुआ था। प्रतिदिन सुबह 8 बजे जब ब्रेकमैन भोजन देने आते हैं और वापस लौटते हैं, तब कुल मिलाकर 1 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसी 1.5 मिनट में उन्हें 2 दरवाजों को पार करना होगा। हालांकि ये आसान नहीं है। पिछले विद्रोह में 7 पिछलग्गुओं की जान चली गई थी और वे मात्र 2 बोगियां ही पार कर पाए थे। दंड स्वरूप 6 पिछलग्गुओं के हाथ तोड़ दिए गए थे, जिनमें से एक वृद्ध इवान भी था। यदि इस बार वे 10-12 बोगियां पार कर लेते हैं तो किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर उनका अधिकार हो सकता है। तभी वे अपनी मांगें सामने रख सकेंगे। परंतु लेटिन केवल छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। उसके गुप्तचर 6 अलग अलग बोगियों में फैले हुए थे, जिन्होंने अब तक केवल 10-12 बोगियों की संरचना की जानकारी जुटाई थी। जितनी अधिक जानकारी उनके पास होगी, उनके लिए आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। लेटिन ही उनका नेता था और उसकी बात सभी मानते थे। इधर तीसरी श्रेणी में एक भयानक हत्यारा उभर आया था, जो लोगों की निर्दयता से हत्या कर उनके शरीर को विकृत कर रहा था। इससे पहले कि यह खबर उच्च श्रेणी के यात्रियों तक पहुंचे, मेलेनी इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। अमीर लोगों ने विल्फर्ड इंडस्ट्री पर धन इसलिए नहीं लगाया था कि वे भय के साए में जिएं, बल्कि वे विलासिता और ऐशो आराम के लिए इस ट्रेन में थे। मेलेनी ने जिम्मेदारी रूथ मॉडल को सौंपी। देखते ही देखते अपराधी पकड़ा गया। वह था एंड्रोलेटिन। पिछलग्गू चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उसे पूरी विधि विधान से नहलाया धुलाया गया, उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और फिर ब्रेकमैन बेस्ट उसे एक गुप्त मार्ग से अपने अधिकारी सेमरोस के समक्ष ले गया। सेमरोस के सामने स्वादिष्ट रोटियां रखी गईं। 6 वर्षों में पहली बार इतनी उम्दा रोटियों को देख उसकी आंखें चमक उठी और जीभ लपलपाने लगी। दरअसल यदि वह चाहे तो ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन प्रतिदिन पा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे एक हत्या का मामला सुलझाना था। दरअसल लेटिन इस ट्रेन में इकलौता कुशल जासूस था। जब यह बात ट्रेन के स्वामी श्री विल्फर्ड तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत लेटिन को उठवा लिया। कुछ दिन पहले ही उस सीरियल किलर ने शॉन वाइज नामक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी। उसने उसके हाथ पैर और अन्य अंग काट डाले, क्योंकि वह कृषि विभाग में एक कर्मचारी था। उसके शरीर से हाथ पैर और अन्य अंग गायब थे। अधिकारियों ने लाख कोशिश की, लेकिन लेटिन उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उसे वापस पिछली बोगी में छोड़ने के बजाय सीधे जेल में डाल दिया गया। इसके बाद आतिथ्य विभाग की प्रमुख उससे मिलने आई। उसने बताया कि 2 वर्ष पहले भी इसी प्रकार की एक हत्या हुई थी और उस अपराध की सजा एक निकी जेनेट नामक लड़की भुगत रही थी। उनके लोग असली हत्यारे तक पहुंचने में असफल रहे थे। इसी कारण से श्री विल्फर्ड चाहते थे कि यह मामला लेटिन को सौंपा जाए, यानी यह उसके लिए ट्रेन का जासूस बनने का एक सुनहरा अवसर था। अब ट्रेन की हर सुविधा उसके लिए उपलब्ध थी। वह जिस दरवाजे के पीछे जाना चाहता उसे खोल दिया जाता। जब उसने यहाँ के हरे भरे बागान देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे पता चला कि इस प्रकार की 100 और बोगियां हैं
फिर भी वे अपना भोजन पिछलग्गुओं के साथ साझा नहीं करते। यहाँ कैदियों को डॉक्टर तेजस के संरक्षण में रखा जाता था। दोषियों को विशेष ड्रावर नामक यंत्रों में गहरी बेहोशी की अवस्था में सजा भुगतनी पड़ती थी। इन्हीं ड्रावरों में निक्की जेनेट भी 2 साल से बंद थी, जिसे हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया था, लेकिन असली हत्यारा अब भी खुलेआम घूम रहा था। संदिग्धों से जुड़ी बाकी जानकारी रोज को सौंपकर मेलेनी वापस लौट गई। निकी जेनेट तीसरी श्रेणी के नाइट क्लब में गायिका थी और लेटिन ने अपनी जांच की शुरुआत यहीं से की। ये क्लब अपनी प्रसिद्ध मालकिन मिस ऑन्ड्री के लिए मशहूर था, जिनकी मधुर आवाज के हजारों दीवाने थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रॉस ने लेटिन का मिस ऑन्ड्री से परिचय करवाया। उसने बताया कि इस बार हत्या की तहकीकात लेटिन कर रहा है। निकी जेनेट, जिसे 2 साल पहले हत्या के झूठे आरोप में सजा हुई थी, मिस ऑन्ड्री की करीबी मित्र थी। वे दोनों साथ मिलकर गाया करते थे। जब निकी को झूठे आरोप में फंसाया गया तो ऑन्ड्री चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। उस पर जबरन हत्या का इल्जाम लगाकर उसे ड्रावर में डाल दिया गया। अब फिर से उसी क्लब की एक और लड़की को निशाना बनाया जा रहा था। जब असली कातिल नहीं मिलता तो सारा दोष इन्हीं लोगों पर मढ़ दिया जाता। तभी पता चला कि इस बार संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि लेटिन की पूर्व पत्नी जारा थी। कुछ साल पहले पिछलग्गू बोखी की एक महिला को तीसरी श्रेणी के नाइट क्लब में काम करने का प्रस्ताव मिला था, जहां रहने और खाने की व्यवस्था भी थी। पूरे पिछलग्गू दल में सिर्फ जारा ही थी जिसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने पिछलग्गू जीवन से छुटकारा पाने के लिए लेटिन तक को छोड़ दिया, जो उसे बेहद प्रेम करता था। तीसरी श्रेणी में आने के बाद जारा की मुलाकात शॉन वाइस से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन कुछ दिन पहले ही किसी ने शॉन की बेहद क्रूरता से हत्या कर दी और अब उसकी हत्या का आरोप जारा पर लगाया जाने वाला था। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने खुलासा किया कि लेटिन एक अनुभवी हत्याकांड जासूस है और वही असली कातिल तक पहुंच सकता है। इस तरह सभी को पहली बार लेटिन के बारे में जानकारी मिली। दूसरी ओर बूढ़े इवान की फांसी के बाद पूरे पिछलग्गू बोगी में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु ने बगावत की आग को और भड़का दिया। धीरे धीरे इवान के नाम पर विद्रोह की आवाज गूंजने लगी, जिसकी कमान पाइक ने संभाली। वहीं दूसरी तरफ लेटिन की प्रेमिका जोशी, उसका बेटा माइक और टेल का सबसे ताकतवर इंसान स्ट्रॉन्ग बॉय भी मौके की तलाश में थे। उनके पास दरवाजा खुलवाने का सुनहरा अवसर था, क्योंकि बूढ़े इवान की लाश को नियमों के अनुसार तुरंत हटाना आवश्यक था। सभी पिछलग्गू अपने हाथों में जो भी हथियार जुटा सके लेकर हमले के लिए तैयार थे। जैसे ही दरवाजा खुला वे टूट पड़े। सिक्योरिटी गार्ड्स पर कहर बरपा दिया गया। कई मारे गए और कुछ अपनी जान बचाकर भाग निकले। स्ट्रॉन्ग बॉय अकेले ही दर्जनों पर भारी पड़ रहा था। दरअसल इसी दिन के लिए पिछलग्गू लोग अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना बचाकर उसे खिलाते आए थे, ताकि वह पूरी ताकत से लड़ सके। हालांकि अभी वे मुश्किल से 2 बोगियां ही अपने कब्जे में ले पाए थे कि इस विद्रोह की खबर मेलेनी तक पहुंच गई। कमांडर ग्रेस सभी विद्रोहियों को खत्म करने के लिए बेताब थे। बस मिस्टर विल्फर्ड के आदेश का इंतजार था। लेटिन भी वहीं मौजूद था। जब उसे इस विद्रोह के बारे में पता चला तो उसने मेलेनी से निवेदन किया कि वह पिछलग्गुओं को आत्मसमर्पण करने का मौका दे। मेलेनी ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और उसे 3 मिनट का समय दिया, जिसके बाद सभी विद्रोहियों को मार दिया जाता। पिछलग्गू दल अपनी पहचान जाहिर करते हुए बोगी के अंदर दाखिल हुआ तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गया। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। पाइक पर खून सवार था और उन्होंने ब्रेकमैन बेस्ट को बंदी बना रखा था। हालांकि यह तरकीब ज्यादा देर तक कारगर नहीं रहने वाली थी। पाइक ने बताया कि सैनिक पूरी तरह हथियारों से लैस होकर पिछली बोगी में तैयार बैठे हैं और मात्र 2 मिनट में सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेटिन के पास इसका एक उपाय था, लेकिन इसके लिए विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना होता। जैसे ही उसने आत्मसमर्पण की बात कही, वे गुस्से से बौखला उठे। कड़ी मशक्कत के बाद वे उसकी पूरी बात सुनने को राजी हुए। लेटिन ने उन्हें समझाया कि उन्हें ड्रावर में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी उसकी होगी। दरअसल अब उसे ट्रेन का आधिकारिक जासूस बनाया जा रहा था। महज कुछ दिनों में ही उसने 130 बोगियों का निरीक्षण कर लिया था। अगर उसके पास सही जानकारी होगी तो वे ट्रेन पर कब्जा करने में सफल हो सकते हैं और बूढ़े इवान का सपना पूरा कर सकते हैं। काफी समझाने के बाद बचे हुए तीनों विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पूरी जिंदगी ड्रावर में बंद रहने की सजा दी गई। हालांकि रूथरी और कमांडर ग्रेस इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। तब मेलेनी ने सजा के तौर पर किसी एक का हाथ तोड़ने का निर्णय लिया, ताकि मामला बराबर हो सके। विद्रोह में शामिल लोगों में एक बच्ची भी थी जो बागियों की मदद कर रही थी। सजा के तौर पर उसके हाथ को तोड़ने की घोषणा की गई। यह सुनकर उसकी मां समेत पूरे पिछलग्गू डिब्बे के लोगों का कलेजा कांप उठा। सैनिकों ने बिना किसी दया के बच्ची को पकड़कर सजा देने की तैयारी शुरू कर दी। तभी उसकी मां आगे आई और अपनी बेटी की रक्षा के लिए खुद को पेश कर दिया। उसने स्वीकार किया कि बगावत में बच्ची को शामिल करने की असली जिम्मेदार वही थी, इसलिए सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। रूथरी ने उसकी बात मान ली और बच्ची को छोड़ दिया। इसके बाद उस महिला का एक हाथ ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया, जहां तापमान -120 डिग्री सेल्सियस था। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ पूरी तरह बर्फ में बदल गया। फिर हथौड़े से मारकर उसे तोड़ दिया गया। अमीरों की यह क्रूरता अब सहन से बाहर हो चुकी थी। जोशी को यकीन था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे इन अमीरों से बदला लेंगे और इस 1001 बोगियों वाली ट्रेन पर उनका कब्जा होगा। उधर विद्रोह में पकड़े गए तीनों लोगों को भी ड्राइवर की सजा मिल चुकी थी और अब उन्हें जीवन भर के लिए बेहोशी की हालत में बंद कर दिया गया था। अगली सुबह लेटिन ने फिर से अपनी तहकीकात शुरू की। उसे किसी तरह की गड़बड़ी करने से रोकने के लिए ब्रेकमैन बेस्ट को उसकी निगरानी में रखा गया था, लेकिन फिर भी वह अपनी चालाकी से अपना काम निकाल ही लेता था। पूछताछ के बहाने
वह अपनी पूर्व पत्नी जारा से भी मिला। उसने सोचा कि जिस तरह से शॉन वाइस के हाथ पैर काटे गए थे, वैसा हथियार तो बूचड़ खाने के कसाई के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। वे तुरंत बूचड़ खाने पहुंचे, लेकिन बिना अनुमति के उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इधर इंजन रूम में बेनेट और जेवियर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। स्नोपियर ट्रेन को लगातार चलते रहना था और इसकी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अचानक सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ टूटकर ट्रेन की पटरियों पर आ गिरा। इंजन रूम में जोरदार झटका महसूस हुआ और फिर एक भयंकर आवाज गूंज उठी। बेनेट और जेवियर ने घबराकर एक दूसरे को देखा, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगे। इस बर्फीली आपदा ने पूरी ट्रेन को हिलाकर रख दिया। ट्रेन की कई बोगियां बुरी तरह डगमगा गईं, खासकर वे बोगियां जहां जानवर रखे गए थे। उनकी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। ठंड इतनी भयंकर थी कि वहां मौजूद सभी जानवर और इंसान चंद पलों में ही जमकर बर्फ के पुतले बन गए। हालांकि कुछ ही देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई। जो तबाही आई थी वह अपना नुकसान करके टल गई। इस आपदा के बाद 2 मिनट के लिए फ्रीजर की जांच करने की इजाजत दी गई, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। शायद असली सबूत वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर छिपे थे। जांच के दौरान लेटिन के हाथ एक पिन लग गई। उसने इसे चुपके से छिपा लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि यह आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। जैसे ही वेंटिलेशन खोला गया, बेस का कलेजा मुंह को आ गया। अंदर का नजारा भयावह था। सीरियल किलर ने शॉन वाइस के कटे हुए हाथ पैर इसी में छिपा रखे थे। अब सवाल यह था कि क्या कातिल इन्हीं कसाईयों में से कोई था, या फिर उसने जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन अब कोई कसाई बचा ही नहीं था। इस भयंकर आपदा में बूचड़खाने के सारे कसाई मारे जा चुके थे। स्नोपियर ट्रेन एक कठिन चढ़ाई पर थी, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई थी। निरंतर ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक थी और भार कम करने के लिए 3 विकल्प थे। पहला विकल्प था कृषि विभाग की बिजली आपूर्ति काटना, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता था। दूसरा था अमीर यात्रियों की बिजली बंद करना। तीसरा था 2 दिनों के लिए पिछलग्गुओं के पानी की आपूर्ति रोकना। यदि ट्रेन की गति धीमी होती तो पहाड़ पर फंसने का खतरा था, जिससे सभी की जान जोखिम में पड़ सकती थी। पानी बंद करना उचित विकल्प नहीं था, इसलिए मेलिनी ने 2nd और 3rd क्लास के यात्रियों को दिन में केवल 15 मिनट पानी देने का निर्णय लिया। पिछलग्गुओं को इस्तेमाल किए गए पानी से ही काम चलाना पड़ा। बिजली बचाने के लिए पिछलग्गु डिब्बों में ब्लैकआउट कर दिया गया। बेचारे पिछलग्गु लोग 7 वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं देख पाए थे, और अब यह ब्लैकआउट उनके लिए और भी कठिनाई भरा था। पिछलग्गुओं का मनोबल बनाए रखने के लिए मेलिनी ने एक योजना बनाई। रूथरी ने पिछलग्गुओं के लोगों के लिए एक खुशखबरी की घोषणा की। मिस्टर विलफोर्ड ने आपके पिछले विद्रोहों के बावजूद आप पर दया दिखाई है। 3 बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए चुना गया है, जो 1st क्लास में रहकर पढ़ाई करेंगे। इनमें से एक जोशी का बेटा माइल्स भी था। हालांकि माइल्स जोशी का सगा बेटा नहीं था। 7 साल पहले माइल्स के माता पिता ट्रेन में सवार नहीं हो पाए थे। तब जोशी ने माइल्स को बचाया और उसे पाला पोसा। वह माइल्स के जाने से वह बहुत दुखी थी, क्योंकि अब वे शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। जाते जाते माइल्स ने वादा किया कि लेटिन की योजना सफल होगी और ट्रेन पर कब्जा करने के बाद वे फिर से मिलेंगे। डॉक्टर तेजस के बारे में एक नई जानकारी सामने आई है। 2 वर्षों तक निकी जेनेट की देखभाल करते करते उन्होंने उसके प्रति स्नेह विकसित कर लिया था। उसके निजी अंगों की सफाई के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से रेजर का सौदा किया, जिसके बदले में उन्होंने शॉन वाइस के हाथ से एक चिप निकाली। यह चिप एक एक्सेस की थी, जो 2nd और 3rd क्लास के किसी भी दरवाजे को खोलने की कुंजी थी। यहाँ एक सवाल उठता है, शॉन वाइस कौन थे जिनके पास 2nd और 3rd क्लास की एक्सेस की थी, और सीरियल किलर ने उन्हें ही क्यों मारा? जो भी हो, इस एक्सेस की का सौदा कई हाथों से गुजरते हुए अंततः 2nd क्लास के एक ड्रग माफिया पैट्रिक तक पहुंचा। शॉन वाइस की हत्या की जांच की गति धीमी पड़ रही थी। तब मेलिनी ने सच्चाई उजागर की। उन्होंने बताया कि शॉन वाइस इस ट्रेन के कर्ता धर्ता विलफर्ड के जासूस थे, इसीलिए उनके पास एक्सेस की थी। अपनी मृत्यु से पहले वे 3rd क्लास में एक नए प्रकार के ड्रग क्रोनोल्स की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। इसका मतलब है कि जांच की शुरुआत वहीं से करनी होगी। लेटिन एक ऐसे ब्रेकमैन को जानते थे जो पिछलग्गु लड़कों को क्रोनोल्स सप्लाई करता था। लेटिन की पहचान कराते ही रॉस ने तुरंत उस ब्रेकमैन को पकड़ लिया। ड्रग्स के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि जनरेटर विभाग का प्रमुख इसमें शामिल है। दूसरी ओर 1st क्लास में हमने पहली बार फोल्कर परिवार को देखा, जिन्होंने विलफर्ड इंडस्ट्रीज को सबसे अधिक फंडिंग दी थी ताकि उन्हें उच्च स्तर की सुविधाएं मिल सकें। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि विलफर्ड इसमें असफल हो रहे हैं। सीरियल किलर और टेल की बगावत की खबरें उनके बीच भी आम हो चुकी थी। एक सीरियल किलर उनके बीच खुलेआम घूम रहा था। कम से कम ऐसी स्थिति में तो विलफर्ड को सामने आना चाहिए था। वैसे वह बायोसिक्योर इंजन में है, इसलिए मेलिनी के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं जो बात सबको पता ही थी। खैर, इस डर के माहौल से लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी हो चुका था, तो जो फाइट नाइट 1 हफ्ते बाद होने वाली थी, उसका आयोजन मेलिनी ने आज शाम रखने का निर्णय लिया, ताकि लोगों में इस फाइट नाइट का क्रेज बढ़े। इसके लिए विजेता को 2nd क्लास में अपग्रेड का इनाम रखा गया। रूथरी इसके लिए पूरी तरह सहमत थी। शीघ्र ही फाइट नाइट के आयोजन की घोषणा कर दी गई। उस ब्रेकमैन के स्रोत तक पहुंचने का यह सुनहरा अवसर बन सकता था, इसलिए मेलिनी ने फाइट नाइट में जाने के लिए लेटिन को भी अनुमति दे दी। फिर वह फाइट नाइट के लिए मिस्टर विलफर्ड की AI आवाज में एक स्पीच को जनरेट और एडिट करने में जुट गई। शाम होते ही महफिल सज चुकी थी और लोग मिसॉट्री के गानों पर झूम रहे थे। इसी बीच मेलिनी ने घोषणा की कि आज रात की फाइट नाइट के लिए मिस्टर
मिस्टर विल्फर्ड सभी को एक संदेश देना चाहते हैं। विल्फर्ड की आवाज सुनने के लिए पूरी ट्रेन में अचानक शांति छा गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह आवाज मेलानी ने एआई से जनरेट की थी। इससे सवाल उठता है कि ट्रेन का मालिक कहाँ है, क्या वह बीमार है? इस बीच लेटिन ने निकी जेनेट से पूछताछ करने की पेशकश की थी, इसलिए उसे ड्रॉर से बाहर निकाला गया। होश में आते ही वो वहां से बाहर निकल गई। दूसरी ओर लेटिन ने जारा से मुलाकात की। उसे जनरेटर विभाग के प्रमुख के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो जारा ने उसकी पहचान कराई और अपनी अंगूठी भी दी ताकि लेटिन पैट्रिक का मुंह खुलवाने के लिए उसका उपयोग कर सके। उधर निकी जेनेट लड़खड़ाते हुए वहां पहुंची और बेस ने उसे देख लिया। फोल्कर परिवार की नजरें भी उस पर टिक गईं, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। 2 साल पहले उसे हत्या की सजा हुई थी, लेकिन अब वह बाहर क्या कर रही है? थोड़ी देर पहले ट्रेन डिटेक्टिव भी दिखा था, तो मामला जरूर गड़बड़ है। ये रॉबर्ट फोल्कर की बेटी एंजेली थी, जो बहुत नकचड़ी है, और उसका पिता उसे सिर पर बिठाकर रखता है। काफी झंझट के बाद लेटिन की मुलाकात पैट्रिक से हुई। पैट्रिक को सीधा रास्ते पर लाने के लिए लेटिन ने पहले ही उसके क्रोनोल के व्यापार की पोल खोल दी थी। हालांकि वह चाहता तो यह राज रख सकता था, लेकिन इसके बदले उसे पैट्रिक से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। लेटिन को पैट्रिक काम का आदमी लगा, और फिर वह पिछलग्गू डिब्बों से था, तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। बेसिक क्रोनोल से नशीले पदार्थ कौन बना रहा है, यह पता लगाने के लिए विल्फर्ड ने 2 साल पहले ही एक जासूस को नियुक्त किया था, जिसका नाम था शॉन वाइस, लेकिन किसी ने उसकी हत्या कर दी। जैसे ही यह बात सामने आई, पैट्रिक ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, भाई मुझे इसमें मत घसीटो, मैंने शॉन वाइस को नहीं मारा। जिस रात उसकी हत्या हुई, वह किसी आदमी के साथ क्रोनोल खरीदने आया था। वह आदमी पैट्रिक को पहले कभी 3rd क्लास में नहीं देखा था, शायद वह 2nd या 1st क्लास से आया था। वह देखने में मजबूत कद-काठी का था, छोटे बाल और गठीला शरीर था। इस मामले के अलावा लेटिन के पास एक और अहम मुद्दा था। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में 3000 लोग थे, जिनमें से 70% आबादी पिछलग्गुओं की और 3rd क्लास की थी, लेकिन फिर भी अमीर लोग राज कर रहे थे। अगर वे सब चाहें तो मिलकर हालात बदल सकते थे। मतलब इस केस को सुलझाने के बहाने लेटिन अपने असली मकसद को भी आगे बढ़ा रहा था। लेटिन को पैट्रिक से एक और चीज की जरूरत थी, जिसके लिए उसने कीमत भी चुकाई। जब वह वापस लौटा, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने मेलेनी से मिलकर बताया कि उसे शॉन वाइस के हत्यारे का हुलिया पता चल चुका है, लेकिन जब तक उसे जोशी से मिलने नहीं दिया जाता, वह कुछ भी बताने वाला नहीं था। इसके बाद उसे टेल सेक्शन में ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी प्रेमिका चूजी से हुई। उसे जिंदा देखकर चूजी हैरान रह गई, क्योंकि सबने मान लिया था कि लेटिन और उसके साथियों को मार दिया गया होगा। वे दोनों लंबे समय तक बातें करते रहे और फिर एक दूसरे के करीब आ गए। मेलेनी ने अपना वादा पूरा किया और अब बारी लेटिन की थी। दूसरी ओर मेडिकल रूम में एक अज्ञात हत्यारा दिखाई देता है, जो वहां ड्यूटी पर तैनात 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। यह शख्स बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हुलिया पैट्रिक ने बताया था। इसी दौरान उसने निकी जेनेट का भी सफाया कर दिया। इधर अब यह राज खुलता है कि लेटिन दरअसल चूजी से क्यों मिलना चाहता था। उसका असली मकसद टेल के लोगों तक एक्सेस की पहुंचाना था, जिससे वे 3rd और 2nd क्लास के हर दरवाजे को खोल सकते थे। यह एक्सेस की पहले शॉन वाइस के पास थी, फिर कई और लोगों तक पहुंची। अंततः यह पैट्रिक के पास देखी गई थी, जिससे लेटिन ने इसे एक गोल्ड रिंग के बदले हासिल कर लिया था, और अब यह टेल के लोगों के पास थी। तो क्या एक्सेस की के जरिए वे अपना मकसद पूरा कर पाएंगे? और वह सीरियल किलर कौन है जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है? अगले भाग में मामला और भी गरमाने वाला है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में भाग 2 लिखना ना भूलें। यदि पहले भाग को अच्छा समर्थन मिला तो हम जल्द ही अगले भाग को भी प्रस्तुत करेंगे।